Hello people! Welcome to the session. Hi guys, I'm Rashida Sachdeva, your without the chemistry master teacher. So I hope you all are mast and swast. Yes, all are good. So क्या बोल रही public? Chuck the fatte, and are you all ready to solve some chemical locha together? So भाई और बहनों, we have come up with our next chapter of grade 9 chemistry, and that is matter around us is pure. और हम लोग ने matter in our surrounding के भी बहुत सारे important questions करे थे, तो जिसने miss कर दिया है and have not seen it yet, so please do watch it. That's very very important. Frequently asked questions are important questions, and we have actually took out with lot of research. तो मज़ा आने वाला है भाई और बहनों. Let's get ourselves started, and we will start with again a very beautiful message of the day. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. छोटी छोटी चीज़ें will going to add up and will give you a big success. अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे जाके आप और कुछ करोगे, and that complete package will give you a lot of success. तो ऐसा मत सोचो कि यार ये क्या करना है इसको करके, इसको क्या करेंगे करके कोई तो फ़ायदा नहीं है. But no, trust me, every bit of thing matters a lot, and that will be giving you success later. और ये बात आपको बाद में जाके ज़रूर समझ में आएगी. Okay. Alright, so without any delay, let's get ourselves started. I hope you all are ready. Ready? Steady. So आप लोग जानते हैं that we will be doing questions in rounds, और हर round के साथ question का level थोड़ा बढ़ता जाएगा. So we have to do it quickly. This is a sprint text. So यहाँ पर हम लोग हर एक question को जल्दी solve करने का try करेंगे to make you practice कि आप काफ़ी अच्छा टाइम मैनेज कर लो अपने पेपर में, एंड लास्ट में आराम से चिल मारो ना, बैठो अपना क्वेश्चन पेपर फिनिश करके. ओके, स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड? सो भाई और बहनों, पहले तो मेटलॉइड होता क्या है? मेटलॉइड्स होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टीज रखते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, एंड दे आर इन फैक्ट वेरी स्पेसिफिक इन नंबर. ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेटलॉइड्स होते हैं या बहुत जैसे मेटल्स बहुत सारे होते हैं, नॉन मेटल्स बहुत सारे होते हैं, बट मेटलॉइड्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नंबर. सो क्या ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन और बोरॉन में से आपको लगता है विच इज अ मेटलॉइड? सो क्या बोलती पब्लिक? फोड़ना है बॉस, 30 सेकेंड है आपके पास. एंड लेट्स टेक अ लुक. It's absolutely boron. Simple question. Boron metalloid है which consists intermediate property of metals and non-metals. जबकि आपका जो oxygen है, oxygen is absolutely a non-metal. Carbon non-metal है, chlorine non-metal है. Whereas boron is a metalloid. On that part, next question on screen. Tincture of iodine has antiseptic properties. The solution is made by dissolving. टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन ये सोल्यूशन बना किससे है? हम जानते हैं कि कोई भी सोल्यूशन होगा दैट इज एक्चुअली सम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों चीज़ों से मिलके बनता है. या सॉल्वेंट इज द वन विच इज इन लार्जर क्वांटिटी, और सोल्यूट होता है जो छोटी क्वांटिटी में होता है. So what do you think it is made from? Iodine in potassium iodide, iodine in water, iodine in alcohol, या iodine in a Vaseline? Vaseline. Okay, I hope you guys have found your answer. So आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ. आई होप आप लोगों ने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, बड़ी चीज़ी मूवीज़ होती हैं जहाँ पे अगर हीरो को लग जाता है तो वो अपना ऊपर अल्कोहल का बॉटल से दे विल पुट अल्कोहल एंड again they start fighting, right? I hope you have seen such movies. So ऐसा क्यों होता है? उन्होंने बात दिखा दिया है कि भाई अल्कोहल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है. सो नाउ आयोडीन इन अल्कोहल इज एक्चुअली कॉल्ड एज टिंचर ऑफ आयोडीन. अगर आपने कभी जाके डॉक्टर से ड्रेसिंग कराई हो, होपफुली नॉट, बट अगर आपने कभी डॉक्टर के पास जाके ड्रेसिंग कराई है तो वो एक मरून कलर का, डार्क मरून ब्लैकिश कलर का सोल्यूशन लगाते हैं विच इज़ वेरी पतला सा. So that is tincture of iodine because it consists of antiseptic properties. तो यहाँ पे iodine आपके लिए क्या है? Tell me in the chat box. Iodine solute है कि solvent है?
आयोडीन इज डेफिनेटली अ सल्यूट जिसे हम छोटे क्वांटिटी में डालते हैं, अल्कोहल इज इन लार्जर क्वांटिटी, सो दिस विल बी योर सॉल्वेंट एंड दैट्स योर आंसर. On that positive note, let's move on to our next question. Which of the following are homogeneous in nature? Yummy, yummy. So there is pizza in the very first option. Okay. Sand and water, soil and air. Bhai tham ja. Chicken, veg, pizza. Whatever you like. Sand and water, soil and air. इनमें से homogeneous कौन है? Homogeneous बोले तो have a uniform composition throughout, completely mixed into each other, cannot identify. तो यहाँ पे chicken veg pizza के अंदर you can see all the toppings. तुम सब कुछ अलग अलग निकाल सकते हो. Sand and water में sand will be visible. It's a heterogeneous mixture. Soil, it's a mixture, heterogeneous mixtures of rocks, pebbles and other minerals also. Air is considered to be as a homogeneous mixture. ये homogeneous mixture है and that's the reason it is option C. I hope you have got your answer right. Yeah? Okay. Chak de fatte. Moving on to our next question. 1 mark, 30 seconds. Don't forget your 30-second starts now. Which of the following is an example of pure substance? Pure substance बोले तो which is made up of only one type of particle. Yeah, brick, wood, iron, all of the above. क्या बोल रहे public? Brick, wood, iron, all of the above. So brick is actually a mixture of few stuff, right? Wood के अंदर भी बहुत सारे cellulose and other things are mixed up. So okay, it's not a pure substance. बचा कौन? Iron. So let me remind you guys, pure substance के नीचे आता है element and compound, right? Elements are further divided into metal, non-metals and metalloids. और iron क्या है? अपना metal है. So metal किसका part हुआ? Elements का. Elements किसका part है? Pure substance का. Whereas brick and wood are actually considered as mixtures. And mixtures pure substance में नहीं आते हैं. Mixtures are also called as impure substance. So clearly हमारा आंसर क्या है? Option C. Okay जी. Next question. An example of colloid is, colloid क्या होता है? कोलॉइड होता है जो हम लोगों की आंखों को धोखा देता है. क्या धोखा देता है? दिखने में होमोजीनियस बट है हेट्रोजीनियस. सो व्हाट डू यू थिंक? एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन, सैलेड बोल एंड मिल्क. विच इज अ कोलॉइड? पहली चीज तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. सॉल्ट सॉल्यूशंस आपके होमोजीनियस मिक्सचर है. एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है. सैलेड बोल में आपको सैलेड्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. इट इज हेट्रोजीनियस. और ये बिल्कुल सच ही तो दिखा रहे हैं ना आपको, कोई धोखा तो दे नहीं रहा है. धोखा कौन दे रहा है? दूध, मिल्क. सो इट लुक्स होमोजीनियस बट असल में in reality it is actually a heterogeneous mixture. और particles किसके बीच होते हैं? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच इनके particle size होते हैं. तो माइक्रोस्कोप में they are uniformly dispersed, तो हमें दिखने के लिए वो यूनिफॉर्म लगता है. But they can be separated into other components by a technique called, कौन से टेक्निक से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, या किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल्स को आप किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. कृपया करके इनलाइटन मी विद योर नॉलेज. एंड ऑन दैट नोट, असर्शन रीजन क्वेश्चन. असर्शन रीजन के अंदर अज्ञान हर एक स्टेटमेंट को पहले समझो और देखो क्या वो सच है या कुछ गड़बड़ है, ट्रू और फॉल्स. अगर दोनों ट्रू है फिर आओ एक्सप्लेनेशन पे कि क्या रीजन असर्शन के लिए कड़क एक्सप्लेनेशन है या नहीं. देन सी इफ इट एनी वन ऑफ देम इज फॉल्स, तो फिर तो फंडा ही क्लियर है ना. चलो, सो assertion as a statement कहता है the amount of solutes present in the saturated solution at a given temperature is called as solubility. What do you think? क्या बोल रही पब्लिक? Is it true? या कुछ झोल झाल चल रहा है? Reason: solubility of salts directly proportional to the temperature. So, जब भी हम लोग
को शुगर डिज़ोल्व करना है पानी के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर पे करो या फ्लेम पे चढ़ा के करो, तो ऑब्वियसली फ्लेम पर रखी वाली विल गोइंग टू डिज़ोल्व क्विकली, सॉल्ट या शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से डिफ्यूजन जल्दी होगा। सो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम देखें असर्शन के लिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, यस एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल हाँ, ये भी एकदम सत्य वचन है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सो दैट रीजन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन असर्शन, एंड दैट्स द रीजन वी हैव ऑप्टेड ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। वाला छक दे फटे। Okay guys, I hope you enjoyed round 1. That was 30 seconds question. Still if you find difficulty in solving, आप pause करो वीडियो को, read the question again carefully and then determine your answer. चलिए जी, moving on to round 2. So level बढ़ रहा है भाइयों और बहनों, पेन पेपर साथ में लेके बैठो, and if you take time to think, read करना है question, तो वीडियो pause करो and do it. So 2 marks का क्वेश्चन है, 2 to 3 minutes लगभग लगते हैं बच्चों को, लेकिन आपको नहीं लगने चाहिए। You will be doing it in 1 minute. कैसे करोगे? कीवर्ड्स ढूंढो। क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं? कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। पहली चीज, डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मोक। सोचो, क्या ये दोनों कोलॉइड्स है? यस, दे आर कोलॉइड्स, दोनों ही कोलॉइड्स हैं। और कोलॉइड्स किससे मिलके बना होता है? Colloids is actually a mixture of dispersed phase and dispersion medium. भाई ये वो DP नहीं है, this is not that display picture वाला DP, और ना ही ये DM है। Please direct message me and DM me on so and so my channel. Don't take it that way. DP here is dispersed phase and DM means dispersion medium. तो कोलॉइड पार्टिकल्स इन दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे सोल्यूशन सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ऐसे ही कोलॉइड्स में उन टर्म्स को चेंज करके एक बड़ा फैंसी सा टर्म दे दिया है, दैट्स अ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दोनों कोलॉइड्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस किस बेसिस पे होगा? डिफरेंस होगा इनके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे। सो फॉग इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। तो लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज है, लेकिन गैस आपका डिस्पर्शन मीडियम है यहाँ पे, लार्जर क्वांटिटी। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम विल बी गैस। लार्जर क्वांटिटी में गैस है, लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी में सॉलिड है। सो आई होप यू गेट योर आंसर राइट। चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गो। Oh, numerical. Okay. To make a saturated solution, 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. So, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के आपने 3 मेथड्स पढ़े थे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। अभी यहाँ पे आप देखो दोनों ग्राम में दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वील पुट मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर भाइयों और बहनों। आप लोगों की मार्किंग जो होती है पेपर में, वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से आपको एक एक स्टेप, जैसे आप लोग मैथ्स में लिखते हो, फिजिक्स में लिखते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। गलती से भी कहीं मिस्टेक हो गई तुम लोगों से, गलती से भी कहीं गलती हुई कैलकुलेशन की, तो टीचर के पास कोई तो जगह छोड़ो मार्क्स देने की, राइट। सो डू अ स्टेप वाइज राइटिंग। सो मास बाय मास परसेंटेज बोले तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज में निकालने का है ना भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आपको इसने क्या दिया है? 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके लिए हुआ सोल्यूट, तो आप गिवन आइटम लिखो। यू विल राइट, गिवन आइटम आप क्या लिखोगे? सोल्यूट
का मास दिया है विच इज 36 ग्राम्स, ठीक है। आपको सॉल्वेंट दिया है विच इज 100 ग्राम्स, ठीक है। टेम्परेचर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, टेम्परेचर का यहाँ कोई एसच काम नहीं है। नाउ नीचे दिया है सोल्यूशन, बट यहाँ पे आपको गिवन में सिर्फ सल्यूट और सॉल्वेंट है। हम जानते हैं कि सल्यूशन इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 और 100 को ऐड कर दो, 36 प्लस 136 दैट गिव्स, सॉरी 36 प्लस 100 दैट गिव्स यू 136। तो आपका सॉल्यूशन का मास रेडी है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको 36 ग्राम दिया है। तो अब लास्ट में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, बस सब्स्टिट्यूशन बचा है। मास ऑफ सॉल्यूट 36, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम अभी ही निकाले हो भाई, दैट इज 136 into 100 and that will overall give you what? जो भी आपका आंसर आता है वो मास बाय मास परसेंटेज होगा and your answer is 26.47%. I hope you all have got this right. तो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे 100 लिखाते हैं। That's the most common mistake. आप लोग solution की जगह solvent की वैल्यू लिखाते हो। सोल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो आपको दोनों के मासेस को ऐड करना है, देन यू विल गेट द फाइनल वॉल्यूम और मास ऑफ सोल्यूशन, देन योर कैलकुलेशन विल कम राइट। सो प्लीज़ डोंट मेक दैट सिली मिस्टेक इन योर पेपर। ये बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, सो यू शुड नॉट डू दैट। चलिए, ऑन दैट पार्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Question on screen. Suspensions in colloids both are heterogeneous mixture. ठीक है जी, मान लेते हैं। Particles of colloid solutions do not settle down when left undisturbed, while in case of suspension they do so. Explain why. दोनों ही heterogeneous है, suspension भी और colloids भी। Example लेके देख लो, एक example लेके देख लो। Sand and water, है ना, and इसके लिए colloids के लिए blood ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये बताओ, दोनों हेट्रो तो हैं, लेकिन कोलॉइड्स के अंदर चीज़ें सेटल नहीं होती है। जैसे ऐसे थोड़ा होता है कि ब्लड निकाला सैंपल और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब अलग होके बैठ गया है अपने आप ही, ऐसा तो नहीं होता है। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन लाइक सैंड एंड वाटर, तुम्हें दिख रहा है, इफ़ यू कीप इट अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर बाद अपने आप सैंड नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो व्हाई इज दिस एक्चुअली हैपनिंग? क्यों है अलग अलग? सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज और मासेस पे डिपेंड करता है। सो वी नो दैट कि यहाँ पे सैंड का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, दैट इज सस्पेंशन के पार्टिकल साइज क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और कोलॉइड्स के पार्टिकल साइज क्या होता है, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। साइज छोटा, मास पे फर्क पड़ेगा। सो साइज बड़ा होने से दे हैव मोर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल। सो यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव स्मॉलर साइज एंड दे डू शो अ जिगजैग मोशन। इस तरीके से जिगजैग ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। कभी देखियो, जैसे धूप आती है, अगर बाहर से धूप आ रही है, आपको पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं, yeah, so those particles show a zigzag kind of a motion which we call it as a Brownian motion. So force of gravity encountered यहाँ पे इतना नहीं होता है, इतना influence नहीं होता है, so they do not settle down. Whereas in case of suspension, particle size बड़ा है, they do settle down because of the influence of gravitational pull, because of gravity. So I hope you got it right. चले आगे, ready? Steady, po. Oh, that's a मज़ेदार क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स सब दिख रहा है। आपको इनमें से बताना है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर यू हैव टू क्लासीफाई कि इनमें से कौन एलिमेंट्स हैं और कौन कंपाउंड्स हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत सिंपल है। सो अगेन, कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स combined chemically
केमिकल लोचा से अलग अलग एटम्स आपस में बॉन्ड करके कंबाइन करते हैं एंड दे शो देयर ओन प्रॉपर्टीज, दे हैव देयर ओन existence, right? That's when we call them as compounds. Whereas elements की अगर हम बात करें, so I told you elements is also part of pure substance. Compounds are also part of pure substance. But elements are divided into metal, non-metal and मेटलॉइड्स, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो NaCl अलग अलग एलिमेंट्स से कंबाइन होके बना है, सो दिस इज डेफिनेटली योर कंपाउंड. डायमंड, नो. कैल्शियम कार्बोनेट, कंपाउंड. H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है, H2O भी कंपाउंड है. कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मर्करी, डायमंड, ये सब आपके लिए एलिमेंट्स हैं. वाई दे आर एलिमेंट्स? ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, दिस इज. अब आप लोग सोचोगे मैम डायमंड क्यों एलिमेंट है? बिकॉज डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन. कार्बन से बना है प्योरली, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल. नॉन मेटल कहाँ आएगा? एलिमेंट्स के अंदर, राइट? सो यहाँ पे मेटल हुआ, this is metal, this is metal, these are non-metals, this is a metal and this is a non-metal. तो इसीलिए इनको हमने elements में consider करा है. So elements are copper, zinc, oxygen, fluorine, mercury and diamond. Whereas compound is NaCl, water and calcium carbonate. Voila, right? So I hope सब समझ ला. Yeah, everything is clear, everything is understood, diamond clear. Okay, Jay, so take a chill pill, take a deep breath, take a break. Before we move on to the next round, एक बारी देख लो पीछे कुछ छूट तो नहीं गया है. Pause the video, solve the questions again. देखो कहीं गलती हुई है तो उसको भी मार्क करके रखो कि नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए. ओके जी, round number 3. So now level is going little bit more up. I hope you all are ready. Very steady, po. The sea water can be classified as homogeneous as well as heterogeneous. Sea water homo भी है, heterogeneous भी है. ये कैसे हो सकता है भाई? सी वाटर में तुम्हें क्या क्या मिलता है? सॉल्ट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं. सो इम्प्योरिटीज़ हो गए कुछ ऐसी जैसे सैंड हो गया एंड पेबल्स, दीज आर नॉट डिजॉल्व्ड इनटू वाटर. सो उस बेसिस पे इसको हेट्रोजीनियस कंसिडर करते हैं. There are certain salts which are dissolved. The best example that we can have is sodium chloride. They get dissolved into water. ऐसे ही दूसरे salts भी पानी में dissolve हो जाते हैं. So as they get dissolved, we consider them as homogeneous. जो impurities है वो dissolve नहीं होती, that's when we call them as a part of heterogeneous. So why they are considered as both? Because of the material present inside. Bigger जो size materials होते हैं, impurities and mixtures, that will not dissolve, which makes them heterogeneous. और कुछ salts होते हैं जो कि dissolve हो जाते हैं, gases होती हैं जो dissolve हो जाती है. On that basis we actually classify it as homogeneous mixture. सिंपल सा क्वेश्चन है, कीवर्ड्स मार्क करके आना. जो जितने भी कीवर्ड्स है जस्ट अंडरलाइन देम विथ पेंसिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. 3 मिनट में कंप्लीट करना है. कीवर्ड्स ढूंढते हैं. The students were asked to prepare 10% mass by mass solution in water during an experiment. Ramesh dissolved 10 grams of sugar in 100 grams of water, while Sarika dissolved or prepared 10 grams of sugar in water to make 100 grams of solution. क्वेश्चन कहाँ है भाई? कहानी के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये दोनों सोल्यूशन का सेम कॉन्सेंट्रेशन है. बी, कंपेयर मास परसेंटेज ऑफ 2 सोल्यूशन. देखिए तो आपको क्या क्या दिया है, उससे आपको मास बाय मास परसेंटेज दे दिया है विच इज 10% ऑलरेडी गिवन है. पहले रमेश बाबू के पास चलते हैं. सो रमेश बाबू, आपने क्या क्या लिया है? रमेश बाबू ने लिया है 10 grams ऑफ शुगर विच इज योर सल्यूट, और 100 ग्राम लिया है पानी. 100 grams लिया है सॉल्यूशन सॉल्वेंट विच इज वाटर. शुगर का है भाई आपका? शुगर है सल्यूट, ठीक है, शुगर इज सल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट.
अगर हम इनका मास बाय मास परसेंटेज देखें तो मास बाय मास परसेंटेज तो ऑलरेडी गिवन है विच इज 10. मास ऑफ सल्यूट ऊपर लगा दोगे 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. बट ये तो सॉल्वेंट दिए हो तो 10 प्लस 100 कर दें. 10 प्लस 100 इंटू 100, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली मास बाय मास परसेंटेज निकालना है इनका. मास बाय मास परसेंटेज निकालना है रमेश बाबू का. 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 इंटू 100. तो यहाँ पे क्या हुआ 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100. अगर हम सारिका जी की बात करें तो सारिका जी क्या कर रही हैं यहाँ पे. सो बेसिकली सारिका ने अलग सब्सटेंस अलग सोल्यूशन लिया है. उसने अपना कॉन्सेंट्रेशन अलग बनाया है. एक्चुअली हाउ डिड शी डू दैट. यहाँ पे सारिका ने प्रिपेयर करा है 10 ग्राम शुगर सोल्यूशन विथ 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. सो इसका गिवन क्या है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट एंड 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन तो भाई बना हुआ है, ऐड करने की जरूरत नहीं है इन दोनों को. तो आप जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप 10 डिवाइडेड बाय 100 करके इंटू 100 कर दोगे. दैट डायरेक्टली गिव यू 10%. तो सारिका मैडम जी ने जो कॉन्सेंट्रेशन बनाया मास बाय मास दैट इज 10%. वेयर एज जो रमेश बाबू ने बनाया है दैट इज डिफरेंट. वो आएगा लगभग आपका 9.09%, राइट. सो दे बोथ हैव मेड अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन. So a solution is always the two solutions are not of same concentration. दोनों बिल्कुल भी same concentration के नहीं हैं. I hope you understand this. रमेश बाबू ने अलग values ली थी. उन्होंने शुगर सल्यूट और 100 ग्राम वाटर सॉल्वेंट लिया था, जबकि सारिका ने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया था और 10 ग्राम शुगर लिया था. ठीक से. चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अंडर विच कैटेगरी ऑफ अलॉय और मिक्सचर्स विल यू क्लासिफाइड एज एंड वाई. सो अलॉयज कौन सी कैटेगरी में, मिक्सचर मतलब उसने यहाँ पे एक हिंट दे दिया है कि अलॉय कौन से मिक्सचर्स में आप क्लासिफाई करते हो और क्यों. अलॉय क्या होता है. अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया. ब्रॉन्ज मेटल्स आते हैं, स्टैचूज बनते हैं. तो क्या तुम्हें उसके अंदर अलग अलग मेटल्स दिखाई देते हैं. ना ही ना. तो जब तुम्हें मेटल्स अलग दिखाई ना ही देते तो इसका मतलब दे आर कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली मिक्सड इनटू ईच अदर. जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, ठीक है. स्टेनलेस स्टील इज एक्चुअली एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम. तो क्या तुम्हें तुम्हारे घर की प्लेट्स में ये सब दिखाई देता है, चम्मच में दिखाई देता है. नहीं. तो इसका मतलब इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर. बिकॉज वाई क्यों, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इनटू ईच अदर एंड मेक अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लिक्विड. कमेंट यस. क्या ये ट्रू है. क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होता है. वाई. आप लोग ने सॉल्यूशंस नहीं देखे, गैसेस सॉल्यूशंस, जैसे कि एयर हुआ, लिक्विड में भी होता है. अलॉय खुद मेटल का है, इट्स अ होमोजेनियस, राइट. तो कंप्लीटली मिक्स हो चुका है वो. सो दैट्स वाई एक अलॉय आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हो. सॉलिड एंड सॉलिड भी मिक्स होते हैं, गैसेस में मिक्स होता है, लिक्विड्स सॉलिड्स में मिक्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड्स में मिक्स होते हैं. सो यस, सोल्यूशन कैन नॉट ऑलवेज बी अ लिक्विड फॉर्म. ज़रूरी नहीं है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, कैन अ सोल्यूशन बी हेटेरोजेनियस. नो. होमोजेनियस ही सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस ही होमोजेनियस होते हैं. सो सॉल्यूशंस कैन नेवर एवर बी हेटेरोजेनियस. सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए. लाइक सॉल्ट एडेड इनटू वाटर, मिक्स्ड इनटू वाटर, शुगर डिसॉल्व्स इनटू वाटर. तो जब ये आपस में पूरी तरीके से मिक्स होते हैं, वी कॉल देम एज होमोजेनियस, वी कॉल देम एज सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशंस ही होमोजेनियस है और होमोजेनियस ही सॉल्यूशंस है.
चलिए गाइस, नाउ रेडी फॉर राउंड 4। भाई तुम लोगों ने तो सॉलिड तैयारी रखी हुई है एंड आई एम प्रिटी मच श्योर यहाँ पे भी तुम फोड़ोगे। यू विल गो टू किल इट ऑफ। सो बी रेडी, लेट्स गेट आवरसेल्फ स्टार्टेड विद राउंड 4। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। How much water should be added to 15 grams salt to obtain 15% salt solution? कितना पानी डालोगे? How much water should be added to 15 grams of salt to obtain 15% of salt solution? तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? आपसे वो सॉल्वेंट पूछ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट? और आपको दिया क्या है? 15 ग्राम सॉल्ट दिया है। बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू सल्यूट विच इज 15 ग्राम्स। और आपको बनाना क्या है? यू हैव टू मेक 15% ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। आपको 15% का सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है। सो बेसिकली आपको देना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दिस इज गिवन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कितना पानी डालोगे सोल्यूशन बनाना है आपको, ठीक है? सो दैट विल बी इन वॉल्यूम। सोल्यूट आपका ग्राम्स में है, उससे आई हैव डिसाइडेड इट्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सल्यूट कितना है? 15 ग्राम्स, ठीक है? डिवाइडेड बाय सल्यूशन, बट सल्यूशन आपको दिया नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन लिखते हैं एक बार को, इनटू 100। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ऑलरेडी गिवन है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है? तो यहाँ पे आई विल सब्स्टिट्यूट 15 इज इक्वल्स टू 15 which is a mass of solute divided by solution. Now solution किससे बनता है? We all know that solution is a mixture of solute plus solvent, है ना जी? अब हमारे पास solvent नहीं है तो हमने इसको x ले लिया, but हमारे पास solute है, so I will substitute it, that is giving me 15 plus x, ठीक है? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे आई विल राइट 15 प्लस एक्स, बिकॉज मैंने ये लेट करा है। लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बी एक्स, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बी एक्स। सो अगर मुझे सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूट मेरे पास 15 है, सॉल्वेंट मेरे पास x मैंने माना है, तो आई हैव एडेड देम टू, और मेरे को नीचे क्या मिला? 15 प्लस एक्स इंटू 100। सिंपल मैथ्स, सिंपल गणित है। आप इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला नहीं सकते? ला सकते हो, सिंपल है। 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। आंसर तुम्हें मिल चुका है ऑलरेडी। 15 और 15 कैंसिल आउट हुआ। 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100। सो एक्स क्या मिला तुम्हें? एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस 15, and that's your answer, 85 grams. Easy peasy lemon squeezy, simple है भाई। So I have just यहाँ पे a ले लिया अपन, x ले लो, तुम y ले लो, तो हार मर्जी है। It's your choice completely. I hope it is clear to all of you. Simple calculations हैं। You just have to let, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा x, and 15% आपको already given है। So you just have to substitute it, right? Do it in stepwise manner. Step wise मत छोड़ना वरना मार्क्स कटते हैं। Step wise में ही सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, क्या गिवन है वो लिखो, then substitute it and then move to your answer. Okay, next question carries 5 marks. Okay, classify each of the following as physical or chemical changes. Give reason. तो अब यहाँ पे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पूछ रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। वेरी वेरी सिंपल, टू द पॉइंट आंसर लिखने का है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है? पहली चीज, फिजिकल चेंज जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता वो फिजिकल चेंज। जब केमिकल लोचा हुआ और कुछ नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट तैयार होके आता है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने बाल कटवाए,
है ना। तो क्या आपको लगता है कि मैं कटवाऊंगी और मेरे कर्ली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे जस्ट आफ्टर चॉपिंग? नहीं पॉसिबल। आपके स्ट्रेट हेयर्स हो और वो कर्ली हो जाएंगे काटते ही? नहीं होगा ना। सो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ चेंज इज अ फिजिकल चेंज। जब आपकी कॉम्पोजिशन केमिकली कोई फर्क नहीं आया, दैट्स अ केमिकल चेंज। पानी का बॉयल होना, इवेपोरेट होना या फिर मेल्ट होना, ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज बोले तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। भाई तुम सीधे तो नहीं हो। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स करके क्या बनता है? अल्कोहल, राइट? कहाँ वाइन, कहाँ ग्रेप्स? तुम सोच रहे हो एक्चुअली दिस वे, एक्चुअली दिस, तो तुम सोच रहे हो दोनों की बीच में कोई लेना देना नहीं है। सो दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड केमिकली और कुछ नया सब्सटेंस बन के आया है। तो ग्रेप्स मम्मी कभी नहीं रोकेगी खाने से, खाओ तुम्हें जितने ग्रेप्स खाने हैं, बट तुमने बोल दिया कि मुझे वाइन पीनी है, छित्तर पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दिस क्वेश्चन। ड्राइंग ऑफ शर्ट इन अ सन, तो इवेपोरेशन हो रहा है, सिर्फ सूख रही है ना, कुछ फर्क थोड़ी आया। तुम्हारी शर्ट बदल के कुछ और तो बन नहीं जाएगी, पैंट तो बन नहीं जाएगी। सो इट्स डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर अ रेडिएटर, सिर्फ हवा ही तो ऊपर जा रही है एंड ऊपर की हवा गर्म हो रही है, इसमें कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं, कोई नया सब्सटेंस तो रेडी नहीं हुआ है ना। सो दैट मीन्स इट्स अ फिजिकल चेंज। बर्निंग, कुछ भी जलेगा, आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे, अगर कुछ भी जलता है या डिके होता है वो केमिकल चेंजेस में आएगा। सो बर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस टू इट, ये भी केमिकल चेंज में आता है। एज वेल एज चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि सी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी चर्निंग से, लेकिन कॉम्पोजिशन एट द एंड विल रिमेन सेम। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। नाउ सम ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट हियर कि मैम ब्लैक टी के अंदर केमिकल चेंज कैसे होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन। चेंज इन कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस को हम केमिकल चेंज कंसिडर करें। वाई केमिकल चेंज? बिकॉज लेमन जूस किस चीज़ का सोर्स होता है? सिट्रिक एसिड का होता है, स्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, एज वेल एज दे रिएक्ट विद द फ्लाविन, फ्लाविन एंटीऑक्सीडेंट जो कि ब्लैक टी के अंदर होते हैं। तो ये जो एसिड्स है, ये ब्लैक टी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब केमिकल लोचा, केमिकल लोचा बोले तो केमिकल चेंज। तो यहाँ पे कुछ तो होगा भाई, समथिंग विल गोइंग टू हैपन एंड ऑल ऑफ दीज विल गोइंग टू कंबाइन एंड चेंजेस द कलर, और इसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। So that's why we consider it as a chemical change. So now as we have come to the end, oh भाई कहीं ना जाई, वेट करी वहीं पर ही, I have to give you the homework question. So let's see your homework. Which of the following are not compounds? Homework लेते जाओ. Which of them are not compounds? Chlorine gas, potassium chloride, iron, iron sulfide, aluminium, iodine, carbon, carbon monoxide and sulfur powder. ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो। Okay जी, so that was all from my side. Guys, do not forget to click on subscribe button, share, comment, do give me your answers in the chat box and do join Telegram channel for more information, and also follow me on Rachita ma'am _Vedantu, which is my Insta ID, and you will get more fun and informative videos on that platform. So that was it from my side guys. This is me Rachita Sachdeva signing off. Thank you, have a nice time, stay safe, stay happy always, and फिर मिलेंगे चलते चलते। Bye, take care.